गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूनिट नंबर 25 यूनिट नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, राजस्थान जनसंख्या व जनजातियाँ। इस लेसन को यूनिट नंबर सेकंड और फर्स्ट के बाद में लेने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि जनजातियाँ हैं, और यूनिट नंबर सेकंड में हमने लगभग 4 जनजातियाँ पढ़ी हैं। 2 विश्व के संदर्भ में पढ़ी हैं और 2 भारत के संदर्भ में पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे 5-6 जनजातियाँ हैं, जिनमें से 4 जनजातियाँ मुख्य रूप से हैं और 2-3 जनजातियाँ छोटी हैं। 2 विशेषकर बड़े पर्सन्स के रूप में उनका क्वेश्चन नहीं आता। तो जनजातियों को पढ़ने का जो पैटर्न है वो हमने जो सेकंड लेसन में रखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उन जनजातियों को उसी तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। यूनिट नंबर सेकंड में जो भील जनजाति का हमने अध्ययन किया था, ठीक उस भील जनजाति की लगभग 80% जो तथ्य जो हैं वो यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में भील जनजाति को हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन का औचित्य इस रूप में और अधिक बढ़ जाता है कि यूनिट नंबर 23, 24 और 25 इन 3 लेसनों में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जबकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो कुल मिलाकर के 23, 24 और 25 जो यूनिट हैं, इनमें से 2 प्रश्न आते हैं और 5 नंबर के आते हैं, जबकि यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आ रहे थे और 1 प्रश्न 2 नंबर का आ रहा था। कुल 3 प्रश्न आ रहे थे 4 नंबर के छोटे प्रश्न। तो यहाँ पे हम यूनिट नंबर 25 में एक तो राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या दी हुई है और एक जनजातियाँ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जनसंख्या को देखते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन हर चीज़ को आपको उसी रूप में पढ़ना है जिस रूप में हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या दिया हुआ है। अब जनसंख्या जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या हम किसे कह रहे हैं कि कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान, समय क्या है, निश्चित है, तो उस निश्चित समय अवधि के दौरान, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, इस प्रकार से निश्चित समय अवधि के दौरान अगर कोई जन समूह स्थायी रूप से निवास करता है तो उसे हम जनसंख्या कहते हैं। तो इस रूप में आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव जो है ना, मानव संसाधनों का उत्पादक व उपभोक्ता दोनों होता है। सभी प्रकार के जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, उन्हें संसाधन बनाने में भी मानव का महत्वपूर्ण योगदान है और उन संसाधनों को उपभोग करने में भी मानव प्रथम स्थान रखता है। तो मानव संसाधनों का उत्पादक व उपभोक्ता दोनों होता है। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था मानव के इर्द गिर्द चलती है। संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था होती है वो मानव के इर्द गिर्द चलती है। जनसंख्या के आकलन के पश्चात संसाधनों व उत्पादक वस्तुओं के मध्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि हम जनसंख्या का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, जनसंख्या का आकलन क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या का आकलन या जनसंख्या का अध्ययन इसलिए करते हैं कि क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जो संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधनों तथा वहाँ पे पाई जाने वाली जनसंख्या के मध्य में जो अनुपातिक जो संतुलन होता है वो ठीक है या नहीं है, इस कारण हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनांकिकीय विश्लेषण के माध्यम से साक्षरता, जनांकिकीय विश्लेषण के माध्यम से साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व व वितरण का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के उच्च अनुपात का अध्ययन गुणात्मक स्तर के माध्यम से किया जाता है। जो जनसंख्या होती है उसका जो उच्च अनुपात का जो अध्ययन किया जाता है वो गुणात्मक स्तर के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब हम जनसंख्या का या जनांकिकीय जो संरचना होती है उसका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ हम गुणात्मक दृष्टिकोण से ही करते हैं। भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है।
जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। इसके माध्यम से जनसंख्या के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण, संकलन व प्रकाशन जनसंख्या निदेशालय के द्वारा किया जाता है। – 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना व स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना व स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है तथा प्रारंभ से 15वीं जनगणना है। 2000 विशेषकर इस लेसन में 2011 के आंकड़े दिए हुए हैं। तो 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना है, जबकि प्रारंभ से या यूँ कहें जनगणना की जो शुरुआत हुई है 1872 से, वहाँ से ही 15वीं जनगणना है। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। हम राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ रहे हैं तथा जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। यहाँ पे जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 6,85,48,437 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि 2 जून 2014 को जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग राज्य के रूप में बना है, तब से राजस्थान का जनसंख्या में जो स्थान है वो 7वां हो गया है। पहले 7वें नंबर पर तेलंगाना था, लेकिन तेलंगाना से जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य के रूप में हुआ है, तो तेलंगाना का तो स्थान हो गया 12वां और आंध्र प्रदेश का स्थान हो गया 10वां। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे मान लीजिए 2021 में, हालांकि ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं कि 2021 में जनगणना संभव हो पाएगी, तो आपको हो सकता है कि 2011 के आंकड़ों से ही संतुष्ट रहना पड़े और 2011 के आंकड़े ही आपकी पुस्तक में फिर से रिपीट होके आए। तो 2011 के अकॉर्डिंग आपको 8वां स्थान ध्यान करना है अगर 2021 में जनगणना होती है, क्योंकि जनगणना का नेक्स्ट जो समय है, ईयर जो है वो 2021 है। अगर 2021 के आंकड़े आएंगे तो यहाँ पे जनसंख्या का राजस्थान में 7वां स्थान हो जाएगा। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 भूभाग पाया जाता है। 10.41 भूभाग पाया जाता है तथा भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% भाग पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी अच्छे से ध्यान करना है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ ये आ सकता है कि राजस्थान की जनसंख्या की कोई 2 विशेषताएं बताइए। राजस्थान की जनसंख्या कोई 2 विशेषताएं बताइए। हालांकि अब से पहले अभी तक इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन संभावना पूरी है यहाँ से इस रूप में प्रश्न बन सकता है। तो आपको इन 5-6 जो विशेषताएँ दी हुई है, इनमें से आपको 2-4 विशेषताएं तो अच्छे से ध्यान करनी है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या का जो घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 10 की वृद्धि दर जो रही है वो 21.31% रही है, जो भारत की औसत 10 की वृद्धि दर 17.7% से काफ़ी अधिक है। 2001 से 2011 की समय अवधि के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.50%, बाड़मेर जिले में 32.50% रही है तथा न्यूनतम वृद्धि दर श्रीगंगानगर जिले में
श्रीगंगानगर जिले में 10% रही है, 10% रही है। राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमता पाई जाती है, राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमता पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, ये ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000:928 है, 1000:928 है। कहने का मतलब 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां पाई जाती हैं राजस्थान में, जो भारत के औसत लिंगानुपात से 12 बिंदु कम है। कहने का मतलब भारत का जो औसत लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां होती हैं, तो राजस्थान का 12 बिंदु कम है। राजस्थान में 20वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, राजस्थान में 20वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। इस शताब्दी से पहले विगत 50 वर्षों में जनसंख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई है, विगत 50 वर्षों में जनसंख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि इस शताब्दी के बाद पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है। पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता दर, यहाँ भी ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता दर 67.06% है, 67.06% है, तथा सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत कोटा जिले का जो 76.60% है, एवं न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जालोर जिले का है, 54.90% है। इसको भी इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे हम टॉपिक थोड़ा सा देखा जाए तो वो इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में चल रहा था। अब यहाँ पे जनसंख्या वितरण को हम सबसे पहले लेते हैं। जनसंख्या वितरण को यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, इसको एक डेफिनेशन के रूप में आपको ध्यान करना है। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की वास्तविक, ध्यान देना यहाँ पे, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वास्तविक स्थिति प्रारूप को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। अर्थात जनसंख्या वितरण से जनसंख्या के फैलाव का बोध होता है कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कौन से स्थान पर कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो अर्थात जनसंख्या वितरण से जनसंख्या के फैलाव का बोध होता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या वितरण व घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांगीय विशेषताओं के अध्ययन का आधार होता है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। कहीं पर अधिक जनसंख्या, जैसे आपका जयपुर जिला, जबकि जैसलमेर जैसे ज़िलों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या व कुछ क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी, जो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में, वह उत्तरी पश्चिमी भागों में निम्नतम जनसंख्या बाहुल्य पाया जाता है, जबकि पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भागों में, जैसे हम जयपुर जिले की बात कर रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर, अलवर जो ज़िले हैं, उत्तरी पूर्वी भारत जो राजस्थान का भाग है, उसमें सघन जनसंख्या पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी के कुछ उपजाऊ क्षेत्रों व खनन क्षेत्रों में बिखरी हुई अवस्था में जनसंख्या का सघन केंद्रीकरण पाया जाता है। अतः राजस्थान में जनसंख्या वितरण वर्षा की मात्रा, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा तथा आर्थिक विकास से प्रभावित व नियंत्रित होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक हैं और राजनीतिक कारक है। कहने का मतलब हम ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है उसे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट क्वेश्चन के रूप में होता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के अधिक और कम होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ पे भौतिक कारकों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, तो धरातल होता है, जलवायु होती है, मृदा होती है, वनस्पति होती है, सिंचाई सुविधा होती है।
अगर इन सब तथ्यों में सकारात्मकता दिखाई देती है तो अधिक जनसंख्या निवास करती है, अगर इन सब तथ्यों में नकारात्मकता दिखाई देती है तो कम जनसंख्या निवास करती है। यही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं आर्थिक कारकों में। खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, परिवहन और संचार है। इन सब की अगर आसानी से सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और इन सब की सुविधाओं में अगर कमी होती है तो जनसंख्या कम निवास करेगी। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों में वही चीज़ है। विस्थापित जनसंख्या शरणार्थी के रूप में, श्रम का प्रवास, अगर कार्यशील जनसंख्या कहीं क्षेत्र विशेष में निवास कर जाती है तो श्रम का प्रवास कहलाता है। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये भी मुख्य रूप से जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है। राजनीतिक कारकों में देखते हैं तो राजनीतिक उपद्रव, अगर किसी जैसे इजराइल है, फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में राजनीतिक उपद्रव होते हैं तो वहाँ से जनसंख्या पलायन कर जाती है और अन्यत्र क्षेत्रों का चयन करती है, तो वहाँ पे जनसंख्या कमी हो गई। जहाँ पे अगर वहाँ से निकल करके जनसंख्या दूसरे क्षेत्रों का चयन कर रही है तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। तो राजनीतिक उपद्रव भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असुरक्षा, असुरक्षा देख लीजिए, यहाँ पे असंतोष देख लीजिए। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर व्यक्ति के मन में असंतोष है, असुरक्षा की भावना है, तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा और वहाँ से निकल करके वो अन्यत्र क्षेत्र का चयन करेगा। तो इस रूप में राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपको इस रूप में ध्यान करना है। अब हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की। अब अगर हम सामान्यतः इस शब्द को लेकर के बात करते हैं तो वास्तव में जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वही जनसंख्या वृद्धि है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर दो परिभाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं। निश्चित समय अवधि के दौरान, अथवा देखिए ध्यान देना, ये अगर मैं कहूँ तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में आता है ये निश्चित समय अवधि के दौरान। अब आपको पता है हमारे निश्चित समय अवधि क्या मानी गई है? 10 वर्षों का समय। 10 वर्षों के समय का अंतराल के बाद में हम क्या करते हैं? जनगणना करते हैं। निश्चित समय अवधि के दौरान अथवा दो जनगणनाओं, अभी हमने बात की ना, दो जनगणनाओं के मध्य जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जनसंख्या घट जाए तो वो ऋणात्मक वृद्धि है, अगर जनसंख्या में ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए, तो वो धनात्मक वृद्धि है। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए दो जनगणनाओं के रूप में अगर हम बात करते हैं, दो जनगणनाओं के रूप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो जनगणनाओं के रूप में अगर हम देखें यहाँ पे दो जनगणनाओं के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए एक तो 2001 और एक 2000 तो देखिए हम यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि 2001 से 2011 के मध्य में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, वृद्धि या कमी हुई है, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं। दो जनगणनाओं का मतलब यही है यहाँ पे। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान, अब निश्चित समय अवधि हमारे भारत के संदर्भ में देखी जाए तो निश्चित समय अवधि क्या है? 10 वर्षों का समय। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के लिए 3 कारकों को उत्तरदायी माना जाता है: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अगर जन्म दर तीव्र होता है तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अगर मृत्यु दर तीव्र होता है तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की जाती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि घटती है। और प्रवास के रूप में अगर मान लीजिए, प्रवास की मुख्य रूप से 2 धाराएं होती हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास के रूप में, आउट माइग्रेशन के रूप में, अगर जनसंख्या एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान की ओर चली जाती है तो उत्प्रवास है, और दूसरे स्थान की जनसंख्या अगर हमारे यहाँ आ जाती है तो अप्रवास है, इमीमाइग्रेशन है। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। प्रवास का मतलब होता है कि स्थान परिवर्तन हो जाए, जन्म स्थान परिवर्तित हो जाए, तो वही प्रवास है। पर प्लस वास, दूर जाकर निवास करना। अगर दूर का व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसके लिए वो प्रवास है।
अगर यहाँ का व्यक्ति दूसरे स्थान को चयन कर रहा है तो वो भी उसके लिए प्रवास है। इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का जो आकलन है, जनसंख्या वृद्धि हम कहें तो किसे कहें? कुल जन्म दर। कुल जन्म दर में से यहाँ पे एक तरह से ये समीकरण बन गया है जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। कुल जन्म दर में से कुल मृत्यु दर प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और प्रवास। कुल जन्म दर में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? कुल मृत्यु दर, और प्लस माइनस में से जो भी चिन्ह यहाँ पे अप्रोप्रिएट माना जाएगा वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और प्रवास। कुल जन्म दर माइनस कुल मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास। अब प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आप्रवास के रूप में बाहर से जनसंख्या आ रही है तो मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अगर यहाँ से जनसंख्या अन्यत्र कहीं जा रही है तो उत्प्रवास होगा। तो उत्प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के उपरांत जो जनसंख्या में ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, वही हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। अगर कमी दिखाई दे रही है तो माइनस का चिन्ह यूज में लेंगे, और ग्रोथ के रूप में अगर प्लस दिखाई दे रही है, सरप्लस हो रही है, जनसंख्या में ग्रोथ दिखाई दे रही है तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे। आप्रवास और उत्प्रवास में के अंतर के उपरांत, आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के उपरांत जो जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्लस, और कमी होती है तो माइनस, तो ये प्रवास है। तो कुल जन्म दर में से हमें क्या क्या घटाना पड़ेगा? कुल मृत्यु दर को घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे साथ में ही कुल मृत्यु दर के बाद में प्लस लग रहा है कि माइनस लग रहा है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इस समीकरण को नीचे की ओर किस रूप में समझाया गया है वो हम देख लेते हैं। उपरोक्त तीनों कारकों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। उपरोक्त तीनों कारक कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जिनमें से प्रथम दो कारकों को, जन्म दर व मृत्यु दर को जैविक कारक कहते हैं। प्रथम दो जो कारक हैं जन्म दर और मृत्यु दर, उनको जैविक कारक कहते हैं। तथा जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर के उपरांत जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देंगे ना, उस अंतर के उपरांत जो जनसंख्या में वृद्धि या कमी जो हो रही है ना, अगर वृद्धि हो रही है तो प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी, अगर कमी हो रही है तो प्राकृतिक कमी कहलाएगी। इसी प्रकार से प्रवासी आगमन, प्रवास करके कोई व्यक्ति विशेष अगर आता है तो वो प्रवासी आगमन कहलाता है। अगर यहाँ से प्रवास करके कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो वो निर्गमन कहलाता है, प्रवासी निर्गमन कहलाता है, प्रवासी निर्गमन कहलाता है। और आगमन और निर्गमन मतलब हम यहाँ पे, आगमन का मतलब आप्रवास होता है और निर्गमन का मतलब उत्प्रवास होता है। आगमन व निर्गमन के अंतर के उपरांत जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या कमी को प्राकृतिक वृद्धि या कमी में जोड़ते हैं। प्राकृतिक वृद्धि या कमी में जोड़ते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जो हमने यहाँ पे देखी, प्राकृतिक कमी जो हमने यहाँ पे देखी, प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक कमी। तो प्राकृतिक वृद्धि होती है तो प्राकृतिक वृद्धि में जोड़ देते हैं, प्राकृतिक कमी होती है तो प्राकृतिक कमी में जोड़ देते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का सही आकलन होता है। सामान्यतः प्रवास व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए स्थान परिवर्तन को ही कहते हैं। सामान्यतः प्रवास किसे कह रहे हैं? कोई व्यक्ति है और विशेष रूप से वह किसी स्थान को परिवर्तित कर देता है, स्थान को छोड़ देता है, तो उसे स्थान परिवर्तन को ही हम क्या कह रहे हैं? प्रवास कह रहे हैं। तथा प्रवास के लिए कई प्राकृतिक कारक प्रवास के लिए कई प्राकृतिक कारक, एक तो प्राकृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं, एक आर्थिक कारक उत्तरदायी होते हैं, एक सामाजिक कारक उत्तरदायी होते हैं, एक राजनीतिक कारक उत्तरदायी होते हैं। तथा एक स्थान से किसी व्यक्ति के चले जाने को उत्प्रवास कह रहे हैं, आउट माइग्रेशन, एवं आने वाले व्यक्ति को आप्रवास, इमिमाइग्रेशन कहते हैं। राजस्थान में 20वीं सदी में 1911 से 1921 के दौरान, ध्यान रहे यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान करना है, राजस्थान में 20वीं सदी में 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या में कमी आई, जिसका मुख्य कारण 1918 में आए त्रिकाल व महामारी रहे हैं। त्रिकाल का मतलब होता है 3 प्रकार का काल, जिसमें अन्न की कमी हो जाए, अन्नकाल,
जल की कमी हो जाए जल अकाल, और घास फूस की कमी हो जाए तो तृण अकाल। त्रिकाल कहलाता है, 3 प्रकार का अकाल त्रिकाल कहलाता है, वह महामारी रहे। सन 1991 में, अब यहाँ पे सन 1991 में 3 दशकों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि में कमी दर्ज की गई। यहाँ पे इस रूप में आपको ध्यान करना है, वृद्धि में कमी दर्ज की गई, कमी। यहाँ पे इस रूप में ये कटा हुआ है तो आपको इसी रूप में लिखना है, वृद्धि में कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण जो है, जिसका मुख्य कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब यहाँ पे 1991 में जो जनसंख्या वृद्धि में जो कमी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम यहाँ पे कटा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा आर्थिक विकास को माना गया है। ये यहाँ पर यूनिट का जो प्रथम पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। आगे की बात हम कल करेंगे, तो मेहनत करिए। और जो यूनिट या टॉपिक जो रोज़ डेली पढ़ाए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को रोज़ आप फेयर जो रजिस्टर है उसमें तैयार भी करते रहें। साथ में मैं एक सूचना और दे दूं आपको कि ग्लोबल थिंकिंग क्लासेज के नाम से, ग्लोबल थिंकिंग क्लासेज के नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो मेरे काफ़ी सारी जो वीडियो हैं वहाँ पे आपको अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो विशेषकर जो सेकेंड ईयर बीए पार्ट सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। ओवरऑल जो नेट जेआरएफ के जो बंदे हैं उनके लिए मैं पर डे एक दो वीडियो में डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वास्तव में ऐसा लगे कि और वीडियो बनाए जानी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल को चालू रखने के लिए सब्सक्राइब्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।